नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया और आपके साथ मैं हूं मनीषा शर्मा। मिडिल ईस्ट में सीज फायर रहेगा या फिर ओपन फायर होगा, इसे लेकर इस्लामाबाद में ईरान और अमेरिका में महामंथन जारी है। पोस्टमैन पाकिस्तान इस डील में, इस बातचीत में, इस वार्ता में अपने लिए मौका ढूंढ रहा है, हसीन सपने देख रहा है। लेकिन पाकिस्तान ने किसी तरह से अमेरिका और ईरानी डेलीगेशन को बुला तो लिया, लेकिन उन्हें एक साथ बिठाने पर उसके पसीने छूट गए हैं। इस्लामाबाद में जबरदस्त टेंशन बनी हुई है, क्योंकि अगर बातचीत नहीं हुई या बात नहीं बनी तो ईरान कह रहा है कि अरब और इजराइल को आग में झोंक दिया जाएगा। ईरान कह रहा है कि लेबनान पर हमले तो नहीं रुके तो फिर कोई डील नहीं होगी। ईरानी सेना का हाथ ट्रिगर पर है। तो अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने पलटवार किया। ईरान अमेरिका के साथ चालाकी ना करे, नहीं तो अंजाम भुगतने होंगे। क्या होगा किसी को कुछ नहीं पता, लेकिन डील नहीं हुई तो पाकिस्तान की मोए तो बिल्कुल तय है, ये तो सबको पता है। तो पोस्टमैन पाकिस्तान की भूमिका हालांकि इस दरमियान क्या रहेगी, ये देखने वाली बात होगी। इस पर हम बातचीत करेंगे, हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़ेंगे। लेकिन मुसीबत या मौका है, ये पाकिस्तान को तय करना होगा। पाकिस्तान इस मीडिएटर के तौर पर या मध्यस्थ बनने के चक्कर में बुला तो लिया है डेलीगेशन को, लेकिन अगर बात नहीं बनी तो सबसे ज्यादा अगर किसी को मुंह की खानी पड़ेगी तो वो है पाकिस्तान। इसी को लेकर हम इसके मायने समझेंगे, डील होगी या नहीं होगी, इस पर भी अपने मेहमानों से बात करेंगे। लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट। इस वक्त दुनिया की नजर ईरान अमेरिका के इस्लामाबाद में हो रही शांति वार्ता पर टिकी है। शहबाज सरकार इसे ऐतिहासिक और शांति लाने वाला कदम बता रही है, लेकिन बातचीत से पहले कई मुद्दों पर पेच फंस गया है। इस्लामाबाद में पाकिस्तान ने किसी तरह अमेरिका और ईरानी प्रतिनिधिमंडल को बुला तो लिया है, लेकिन उन्हें एक साथ बैठाने में उसके पसीने छूट गए। ईरान अमेरिका सीज फायर की वार्ता के बीच खबरें आईं कि अमेरिका राजी हो गया है कि वो ईरान की उन संपत्तियों को अनफ्रीज करेगा जो कतर और अन्य विदेशी बैंकों में हैं। लेकिन अमेरिका ने इससे साफ इनकार कर दिया। उसने साफ किया है कि वो ऐसी किसी भी मांग पर झुका नहीं है। इधर ईरान भी कई मुद्दों पर अड़ा है और चेतावनी दी कि लेबनान पर हमले नहीं रुके तो कोई डील नहीं होगी। इजराइल के हमलों में लेबनान में अब तक कुल 1953 से ज्यादा लोग मारे गए हैं, जबकि 6303 घायल हुए हैं। ईरान ने साफ कह दिया है कि सेना का हाथ ट्रिगर पर ही है। तो अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने सलाह दी। उन्हें बातचीत से अच्छे नतीजों की उम्मीद है, लेकिन ईरान अमेरिका के साथ चालाकी ना करे। जेडी वेंस और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के बीच मुलाकात के साथ ही कूटनीतिक दौर भी तेज हो गया है। ईरान और अमेरिका दोनों अपनी अपनी शर्तों के साथ आए हैं। ईरान के 10 पॉइंट्स और अमेरिका के 15 पॉइंट्स हैं। क्या इजराइल इस पर सहमत होगा? क्या ये बातचीत सच में किसी ठोस नतीजे तक पहुंचेगी या फिर सिर्फ कूटनीतिक कोशिश बनकर ही रह जाएगी? तो कुल मिलाकर पोस्टमैन पाकिस्तान में टेंशन है। अगर कोई नतीजा नहीं निकाला तो पाकिस्तान की थू भी तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। इसी बीच एक और बड़ी जानकारी आप तक साझा कर देते हैं। बड़ी खबर यह है कि ईरान अमेरिका के बीच इस्लामाबाद में सीज फायर वार्ता शुरू हो चुकी है। ईरान ने कहा है कि बैठक फेल हुई तो यूएस, इजराइल इसके जिम्मेदार होंगे। ईरान के सरकारी टीवी चैनल IRIB ने इसकी जानकारी दी है। जेडी वेंस और मोहम्मद बाघेर गालिबाफ की मीटिंग वार्ताओं में अमेरिका की ओर से नेतृत्व जेडी वेंस कर रहे हैं, जबकि दूसरी ओर ईरानी संसद के अध्यक्ष बाकिर गालिबाफ और विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरागची की तरफ से दरअसल इस मीटिंग में अध्यक्षता की जा रही है। हालांकि बातचीत बनेगी या नहीं ये बात की बात है, लेकिन इससे पहले लगातार धमकियों का दौर भी जारी। ईरान ने कहा है कि अगर बैठक या वार्ता फेल हुई तो इसके जिम्मेदार केवल और केवल इजराइल और अमेरिका होंगे।
इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं, आप सभी का ताल्लुक उनसे करवा देती हूँ। अरविंद सिंह तेजावत जी विदेश मामलों के जानकार हैं, ब्रिगेडियर रिटायर्ड। विनोद दत्ता जी डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और हसन दुर्रानी जी सीनियर जर्नलिस्ट हैं पाकिस्तान से, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप तीनों का मैं स्वागत करना चाहती हूँ। लेकिन अरविंद जी, शुरुआत आप ही के साथ। अरविंद जी, क्या लगता है आज इस्लामाबाद टॉक्स में कुछ फ्रूटफुल निकलेगा क्या? क्या लगता है, ये बेकार की मीटिंग है, बेकार की बैठक है, या दुनिया को इससे उम्मीदें रखनी चाहिए? Not at all. It's going to be fruitful for the United States. बाकी ईरान के लिए फ्रूटफुल कितना निकलेगा इसको लेकर संदेह है, क्योंकि उस प्लेटफॉर्म पे बैठने वाले जितने भी लोग हैं वो प्रो अमेरिकन हैं। चाहे पाकिस्तान का पूरा की पूरी जो हुकूमत हो, वो सारे के सारे अमेरिका के इशारों पे काम कर रही है। वो बहुत ही ताकतवर देश हैं, तो उसी के हिसाब से सब कुछ चल रहा है। ईरान की डिप्लोमेसी कैसे काम करती है, वह अपने लिए कैसे काम की चीजें निकाल के ले जाता है, यह अपने आप में बड़ी बात है। जब तक कि अमेरिका ने उसे बुरी तरह से बर्बाद किया है, 2000 लोग मारे गए हैं। वो स्कूल की बच्चियों की फोटो लेके वहां दिखा रहे हैं इस मीटिंग में कि देखिए खून से लथपथ आपने क्या किया है हमारे साथ। और हॉर्मुज जो है वो ईरान तब तक नहीं खोलना चाहेगा जब तक कि अमेरिका कोई युद्ध के हार जाने का एश्योरेंस नहीं देता है। अमेरिका ऐसा करेगा नहीं, वो या तो साउथ कोरिया या किसी थर्ड कंट्री के जरिए अगर ऐसा करता है तो उसकी कोई पॉसिबिलिटीज हैं, या इसके बारे में कितना एश्योरेंस है मुझे नहीं पता है। बाकी अगर ऐसा करेगा तो विपक्ष उस पर काफी हावी हो जाएगा। और ईरान तो खो के बैठा है अब। जो वहाँ के जो रिलीजियस लीडर हैं, मुस्तफा खामनी साहब, वो अपने पिता को खोकर बैठे हैं, अपने सगे संबंधियों, माँ पत्नी सबको खोकर बैठे हैं, और उनके रिप्रेजेंटेटिव्स यहाँ आ रहे हैं। तो देखते हैं कि क्या होता है। मनीषा जी। ठीक है। विनोद दत्ता जी, व्हाट्स योर टेक ऑन इट, कि आपको क्या लगता है, क्या बातचीत हो पाएगी, क्या वार्ता होगी, क्या दुनिया को उम्मीदें होनी चाहिए, क्या आने वाले समय में मिडिल ईस्ट में जो जंगी हालात बने हुए हैं उनमें किसी प्रकार की कोई शांति होगी? पोस्टमैन पाकिस्तान का रोल इम्पोर्टेंट होने जा रहा है क्या? देखिए, ईरान ने तो हमेशा काफी सहयोग किया है। जब ये युद्ध शुरू नहीं हुआ था उससे भी कई दौर की वार्ताएं चली, और जब 28 फरवरी को युद्ध जब अमेरिका ने ईरान पे हमला किया उस समय भी वार्ताएं चल रही थी। तो इसके लिए स्क्वायरली अमेरिका और इजराइल मतलब रिस्पॉन्सिबल हैं। ईरान ने फिर एक बार अपना मतलब इनिशिएटिव लिया है और एक बड़प्पन दिखाया है कि साहब मैं युद्ध समाप्त करना चाहता हूं, लेकिन मेरी शर्तें इस प्रकार हैं। और मुझे लगता है कि उसकी जो शर्तें हैं वो बिल्कुल जायज़ हैं, क्योंकि आप देखिए पिछले 47-48 वर्षों से अगर उसके इतने असेट्स जो हैं वो फ्रोजन हैं, उसके ऊपर इतनी सैंक्शन लगी हुई हैं, पिछली साल भी उसके ऊपर हमला किया गया, तो ये बताता है कि साहब किस तरह से मतलब ईरान को एक तरफ से घेरा गया है। दूसरी चीज, रही बात दहशतगर्दी की जो तंजीमें हैं या जो एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस है, अगर आप अमेरिका को भी देखें तो अमेरिका ने भी इस तरह की कई तंजीमें, तालिबान, ISIS, ऐसी कई तंजीमें हैं जिनका हाथ अमेरिका का हाथ उनके ऊपर है। तो ये जो मैरिज ऑफ कन्वीनियंस है ये अमेरिका के तरफ से नहीं हो सकती। और आप देखिए जिस तरह से ईरान ने अपना युद्ध लड़ा है, मतलब एक सोल्जर होने के नाते मैं आपको बताता हूँ कि साहब बहुत ही बढ़िया रणकौशल उन्होंने या बिसात है जो बिछाई है। ईरान चाह रहा है कि देखिए ईरान की जो डिमांड्स है वो कोई बहुत ज्यादा मतलब नाजायज नहीं है, हालांकि उन पे कॉम्प्रोमाइज थोड़ा बहुत किया जा सकता है या उस पर एडजस्टमेंट किया जाएगा, कॉम्प्रोमाइज सही वर्ड नहीं है। तो ईरान ने ये कहा है कि साहब इतना देखिए कहर बरपाया है अमेरिका ने, उसका हर्जाना दे। दूसरी चीज उसके जो असेट्स हैं उनको फ्रीज करे, और जो आने वाले दिनों में वो अश्योरेंस दे कि साहब ये नहीं होगा कि साहब जिस दिन ट्रंप साहब का मूड खराब हुआ उस दिन आप मतलब इजराइल के ऊपर हमला कर दें, ईरान के ऊपर हमला कर दें। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, यस, मतलब ईरान का उसमें दखल है, उसकी डोमिनेंस है, तो वो मतलब अमेरिका ये चाह रहा है, मतलब हालांकि कोई कंफर्म न्यूज नहीं है, लेकिन अमेरिका ये चाह रहा है कि साहब किसी तरह से वो भी इस पे से जो टॉल है उसको वो कलेक्ट करना शुरू कर दे। तो ये सब चीजें ध्यान में रखते हुए, क्योंकि अभी एक रिपोर्ट आई थी कि साहब व्हाइट हाउस ने ये नहीं कहा है कि साहब उनके जो
असेट्स हैं उनको डीफ्रीज किया जाएगा। हाँ। तो अगर इस तरह से वार्ताएं चलेंगी तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी देश किसी भी एक मतलब कॉमन पॉइंट पे कन्वर्ज हो सकते हैं या किसी कंसेंसस पे पहुंच सकते हैं। और विश्व के लिए देखिए, मैं आपको रोकना चाहती हूँ। हमारे साथ धीरज कौल जी भी जुड़ चुके हैं, जो कि अगर मैं बात करूं, धीरज कौल जी, डॉक्टर धीरज कौल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। धीरज कौल जी, बहुत स्वागत करती हूं मैं आपका भी, लेकिन मैं आपका रिएक्शन लूं, मैं आपका टेक लूं, लेकिन उससे पहले एक अपडेट अपने दर्शकों तक हम साझा कर देते हैं। वो ये कि अमेरिका ईरान बातचीत से जुड़ी हुई एक बड़ी अपडेट मिल रही है। ईरान की चेतावनी के बाद वापस लौटा अमेरिकी वॉरशिप। दरअसल हॉर्मुज स्ट्रेट की ओर बढ़ रहा अमेरिकी वॉरशिप लौट आया है। ईरान ने कहा था अमेरिकी जहाज को निशाना बनाएंगे, इसकी वजह से बातचीत भी प्रभावित होगी। ये बड़ी जानकारी है। अब अमेरिकी वॉरशिप जो है वो ईरान की चेतावनी और धमकी के बाद वापस लौट आया है। हालांकि हॉर्मुज स्ट्रेट की तरफ अमेरिकी वॉरशिप जो बढ़ रहा था वो लौट आया है। तो इसकी वजह से बातचीत भी प्रभावित होगी, ये ईरान की तरफ से कहा गया है। हालांकि देखिए, यूएस वॉरशिप, अमेरिकी वॉरशिप जो बढ़ रहा था स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की तरफ, अब वो वापस लौट आया है। इसके भी मायने क्या है? हमारे साथ डॉक्टर धीरज कौल जी, जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं, यूएसए से सीधे लाइव जुड़े हुए हैं। सर, स्वागत करती हूँ मैं आपका। और अभी ये जो हमने अभी अपडेट दिया है, इस पर आपका टेक क्या है? और आज की बातचीत से आपको क्या उम्मीदें लग रही हैं? क्या होना जाना है कुछ या कुछ नहीं होगा? नमस्कार, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। देखिए, जो आपने अभी अपडेट दी, ये काफ़ी वॉलेटाइल सिचुएशन है। ट्रंप के पहले भी मैसेजेस आए थे कि हम लेटेस्ट वेपनरी शिप्स पे अपलोड कर रहे हैं, अगर ये फेल हुई टॉक्स, सो हमें कोई रेजिस्टेंस नहीं है वापस शुरू करने में। इसके अलावा आपका इजराइल का भी ट्वीट आए थे, अगर ये फेल हुई, वी आर रेडी टू गो एंड हिट ईरान अगेन, दे हैव स्टॉप्ड। लेकिन इजराइल ने क्लियर स्टेटमेंट दिया है कि हिजबुल्लाह को जब तक डिसआर्म नहीं किया जाएगा, हम बम्बार्डमेंट नहीं रोकेंगे। हमारा एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है। जब देखो वो हमारे पे मिसाइल वहां से दागते रहते हैं अभी रिसेंटली, और वो सारा सामान कहाँ से आ रहा है? उनकी खुद की मैन्युफैक्चरिंग तो है नहीं, और हिजबुल्लाह इज आउट ऑफ कंट्रोल ऑफ लेबनान गवर्नमेंट। इसीलिए हमारा 14 को यहाँ पे टॉक्स हो रही हैं स्टेट डिपार्टमेंट में, जो दोनों कंट्रीज के एम्बेसडर लेबनान के और इजराइल के मिल के बात करेंगे कि क्या किया जा सकता है। और सुनने में ये भी आ रहा है कि लेबनान का इनडायरेक्टली ये कहना है कि उन्हें शायद हेल्प लगेगी इंटरनेशनल कम्युनिटी की टू गेट हिजबुल्लाह अंडर कंट्रोल, लेकिन ये ऑफिशियल स्टेटमेंट्स नहीं है। और वो हेल्प सबसे इंपॉर्टेंट होगा प्रभाव डालना ईरान के ऊपर, और ईरान बार बार ये कह रहा है कि हमारे प्रॉक्सीज को हम सपोर्ट करेंगे रिगार्डलेस। तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा एक इशू फंसता जा रहा है। और दूसरा, जो ट्रंप ने अभी रिसेंटली कुछ ही मिनट पहले दोबारा अपने शॉर्ट इंटरव्यू में बताया है कि हमारी नंबर 1 प्रायोरिटी है डिसआर्मिंग न्यूक्लियर एबिलिटी ऑफ ईरान। सेकंड इज जो उसके प्रॉक्सीज हैं, हिजबुल्लाह, हमास, हूती, इराकी, मलेशिया, उसको यूज करके हमारे जो गल्फ के अलाइज और नेटो कंट्रीज पे वो थ्रेट पोज कर सकता है, उसे बंद करना, और इनकी मिसाइल कैपेबिलिटी और ड्रोन कैपेबिलिटी को रिस्ट्रिक्ट करना। ये 3 हमारी बड़ी इश्यूज हैं। हाँ। अब स्टेट ऑफ हॉर्मुज का क्या होगा ये दूसरे देश भी देख सकते हैं, लेकिन ये 3 पे हम बैक डाउन नहीं करेंगे। लेकिन एक जो पॉजिटिव चीज मैं आपको बता देता हूँ, हाँ। जिसमें मुझे दिख रहा है, जो ईरान के फ्रोजन एसेट्स हैं $120 बिलियन, क्योंकि मैं मार्केट से जुड़ा हूँ, अभी तक जो हमें इंफॉर्मेशन आ रही है $350 बिलियन मिनिमम नुकसान है ईरान का, इंफ्रा पे, उनकी बेसिस पे, उनके डिफेंस सेक्टर पे। तो मुझे दिख रहा है कि शायद हम इसमें एक लेवरेज ईरान को मिलेगा कि वो पैसे, क्योंकि उनकी फाइनेंशियल क्राइसिस बहुत ही ज्यादा है, तो ये उनकी जरूरत भी है, नीड ऑफ द आरवी, और मुझे लगता है गुडविल जेस्चर होगा ईरान की तरफ कि वो करे। लेकिन अभी जो इस्लामाबाद से कन्वर्सेशंस आ रही हैं, वो डायरेक्ट टॉक्स जेडी वैंस की ईरान के साथ अभी तक कंफर्म नहीं है। उनकी कन्वर्सेशन पीएम ऑफ इनके साथ हो चुकी है इस्लामाबाद में, ऑफ पाकिस्तान, जो कि लेआउट कर रहा है कि हमारी क्या नीड्स हैं। तो ये टॉक काफी फ्रेजाइल है, बट वी होप एंड प्रे कि ये सक्सेसफुल हो। अच्छा डॉक्टर धीरज, क्योंकि
एक पॉलिटिकल एंगल से भी अगर सोचा जाए तो ट्रंप फिलहाल मिड टर्म इलेक्शंस के लिए ही सोच रहे हैं और मिड टर्म इलेक्शंस पर उनका पूरा ध्यान केंद्रित रहे, इसी को ध्यान में रखते हुए। हालांकि अमेरिका अभी कोशिश कर रहा है कि वो जैसे तैसे भी एक विश्व में एक लीडर के तौर पर भी उसकी छवि बनी रहे, हारा हुआ ना दिखे। और दूसरा, फिर देश में जो उनके खिलाफ एक विरोध के सुर खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं या जो लोग उनसे नाराज है उनको भी मनाया जाना या मिड टर्म इलेक्शंस पर ध्यान देना, ये भी एक बड़ा मोटिव है। अभी फिलहाल क्या लगता है, क्या डोनाल्ड ट्रंप क्या जेडी वेंस के माध्यम से, हालांकि जेडी वेंस अगर बातचीत कर रहे हैं तो ट्रंप निश्चित तौर पर वहां पर इसकी मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं, लेकिन क्या वो ये कोशिश कर रहे हैं कि जैसे तैसे बस अमेरिका बाहर आ जाए इस युद्ध से और पूरा ध्यान फिर मिड टर्म इलेक्शंस पर चला जाए? देखिए, आपने बिल्कुल सही पॉइंट आउट रेज किया। मिड टर्म इलेक्शन, ट्रंप के दो ही लीवर्स हैं इस टाइम। अगर आप बात करें, मैं इस टाइम कैलिफोर्निया सिलिकॉन वैली में हूँ, जो गढ़ है ट्रंप ऑपोजिशन का, तो उनके तीन लीवर हैं एक्चुअली। पहला लीवर है मिड टर्म इलेक्शन, जिसमें उनकी साख काफी कम होती दिख रही है। मैं पहले पेंसिल्वेनिया स्टेट में था, जो स्विंग वोटर्स थे वो अब जा चुके हैं। मागा हार्डकोर वोटर बैंक भी आज से हफ्ते पहला, एक हफ्ते पुराना आपको मैं असेसमेंट देता हूँ, तकरीबन 20% ड्रॉप हो जो हार्डकोर मागा वोट बैंक थे। और जब से पोप ने जो एवेंजेलिकल क्रिश्चियन बेल्ट और हमारी क्रिश्चियन बेल्ट में ये बड़ा इफेक्ट दिया, जब कैथोलिक पोप ने स्टेटमेंट दी, अगर आपके हाथ खून से रंगे हैं तो भगवान भी आपकी प्रार्थना नहीं सुनेगा, तो बहुत बड़ा प्रेशर बढ़ा। दूसरा जो एक बैकलैश है फाइनेंशियल मार्केट्स, मैं मार्केट्स में कनेक्टेड हूँ, हमारी मार्केट्स 15 से 20% कंट्रैक्शन में है और स्टैगफ्लेशन का बहुत बड़ा रिस्क है, इन्फ्लेशन है, तो डोमेस्टिक फ्रंट पे भी काफी बहुत प्रॉब्लम्स है। इसीलिए जेडी वेंस ने बोला कि प्रेसिडेंट ने मुझे क्लियर गाइडलाइंस दी हैं और मैं यहाँ ट्रूस करने के लिए ही आया हूँ। तो प्रेशर तो बहुत है कि ये टॉक सक्सेसफुल हो और हम प्रे एंड होप करते हैं कि सारे मीडिएटर सक्सेसफुल हो, इवन जिस कंट्री में पाकिस्तान में हो रहा है वो सक्सेसफुल हो। लेकिन इजराइल का थोड़ा सा प्रॉब्लम आपने देखा, पाकिस्तान के मिनिस्टर ने जो ट्वीट किया था उसके बाद बहुत इंटरनेशनल बैकलैश आया कि वो एग्जिस्टेंस ही एक्सेप्ट नहीं करते इजराइल की, तो कहीं ना कहीं उनको डाउट है। लेकिन आई होप एंड प्रे कि पाकिस्तान और बाकी कंट्रीज की जो एफर्ट्स हैं पीस की, वो वर्ल्ड के लिए बहुत जरूरी है और उसमें सब देश मिलके इस पे करें। और चाइना का एक बहुत पॉजिटिव रोल है मैम, जो अनरिकग्नाइज्ड है इस टाइम। उन्होंने काफी प्रेशर डाला है ईरान पे कि आप प्लीज ये करें, क्योंकि अगर आप हमारे डिफेंस सेक्रेटरी की आवाज सुने तो उन्होंने बोला ठीक है आप हरमुज को बंद करेंगे तो हम ईरान के टैंकर्स का आना बंद कर देंगे। तो चाइना का 15% एनर्जी वहीं से आता और चाइना के ऊपर बहुत बड़ी साख गिर सकती है इससे। ठीक है, मैं दुरानी साहब का रुख करूं, लेकिन इसी बीच एक अपडेट भी अपने दर्शकों तक साझा करते थे। अपडेट ये है कि अमेरिका ईरान बातचीत से जुड़ा हुआ अपडेट, जहां ईरान ने अमेरिका को एक संदेश भेजा है, लेबनान में सीज फायर जरूरी है। ईरान ने कहा है और ये कहा है अपने संदेश में कि इजराइल को अमेरिका सीज फायर करने के लिए कहे, तो इजराइल को अमेरिका सीज फायर करने के लिए कहे, ये ईरान की ओर से दरअसल संदेश भेजा गया है। इजराइल को अमेरिका ये कमांड करे कि सीज फायर करना है। हालांकि लेबनान में सीज फायर जरूरी है, इसका जिक्र ईरान की ओर से किया गया। हालांकि अभी तक जो डील की बात चल रही है या फिर कोई वार्ता अगर इस्लामाबाद में चल रही है तो उसमें लेबनान में भी सीज फायर हो, इसको लेकर ईरान अड़ा है। लेकिन अमेरिका और इजराइल ये कह रहे हैं कि लेबनान में किसी प्रकार का कोई सीज फायर नहीं है और डील में ये हिस्सा नहीं है। हालांकि जो बड़ी शर्तें रखी गई है ईरान की ओर से, उनमें लेबनान में सीज फायर को मंजूर करना या उस पर सहमत होना, ये एक बड़ी डील का हिस्सा है, एक बड़ी शर्तों का हिस्सा है। दुरानी साहब, मैं आपका रुख कर लेती हूँ। दुरानी साहब, ये जो बैठक हो रही है, ये जो वार्ता हो रही है, फिलहाल कितनी उम्मीदें आपको नजर आ रही हैं? और फिलहाल ये भी एक सवाल है कि अगर बातचीत इजराइल को, अमेरिका को और ईरान को करनी है तो केवल अमेरिका और ईरान ही आमने सामने क्यों है इस्लामाबाद में, इजराइल क्यों नहीं है? सबसे पहले तो आपका शुक्रिया मनीषा, आपने मुझे प्रोग्राम में शामिल किया और मैं बड़ी अच्छी गुफ्तगू यहाँ पे सुन रहा था और ये बड़ी पॉजिटिव गुफ्तगू यहाँ पर हुई है। और मैं अभी तक जो भी बात हुई, और ख़ासतौर पे आपने जो पहला जो आपका क्वेश्चन है कि हम इससे कितने पुरुमीद हैं, इसमें अभी देखिए मैं तो मेरी अपनी कैलकुलेशन है, मैं उस पर फैक्ट्स की अगर मैं बात करता हूँ तो मेरा नहीं ख्याल कि आज के दिन ही जो है वो तमाम तर चीज़ें जो है फाइनलाइज हो जाएंगी। हाँ, कुछ ना कुछ चीज़ें नॉर्मलाइजेशन की तरफ जाना शुरू हो गई हैं। अभी जो है मैं देख रहा था ईरानियन टेलीविजन की जानब से जो अभी जो रिपोर्ट आई है या उन्होंने रिपोर्ट किया है इस बात को, जैसे अभी हमारे जो एक बड़े एक कलीग जो हैं हमारे रिस्पेक्टेबल, उन्होंने बात कही थी कि ईरान की जानब से ये कहा गया है कि उनके $120 बिलियन जो हैं
जो कि सीज किए गए हैं अमेरिका की जानब से, उनको रिलीज कर दिया जाए। तो अभी जो है अब ये मेरा बयान नहीं है, ये एक ईरानियन जो नेशनल उनका जो टीवी है उनकी जानब से ये रिपोर्ट आई है। उन्होंने रिपोर्ट किया, उन्होंने कहा कि अमेरिका जो है उसके ऊपर एग्री कर चुका है। और अगरचे कि ये र्यूटर्स ने भी आज अभी से तकरीबन 3 घंटे पहले जो है ना इसको रिपोर्ट किया था, लेकिन उसके बाद जैसे आपने अपने इंट्रो में ये बात कही है कि उसके बाद अमेरिका की जानब से या खासतौर पर अगर डोनाल्ड ट्रंप की जानब से अगर मैं बात करता हूँ तो उन्होंने कहा है कि ये उसको उन्होंने डिनाई कर दिया। लेकिन एक अच्छा पोस्टर होगा, एक बहुत अच्छा जेस्चर होगा अगर ईरान के ये जो फ्रीज्ड पैसे हैं इनको वापस कर दी जाए, क्योंकि अगर हमने देखा भी है अभी चंद दिन पहले की बात है तो ईरान की जानब से ऐलान जो है ना ईरान की जानब से ऐलान किया गया था कि यहाँ से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज से जो भी ऑयल टैंकर यहाँ से गुजरेगा वो पर बैरल जो है $1 जो है वो हमें फीस अदा करके जाएगा। और किसी हद तक जो था जो मुझे समझ आई है उसके अंदर अमेरिका की भी शायद इसके अंदर कुछ ना कुछ जो है आप आशीर्वाद कह लें या उसकी तरफ से शायद ग्रीन सिग्नल इसमें शामिल था, क्योंकि ईरान के साथ जो इस वक्त हो चुका है वहाँ पर जो डिस्ट्रक्शन हुई है उसको कंस्ट्रक्शन तो दोबारा रिकंस्ट्रक्ट तो करना पड़ेगा ना वहाँ पे, तो उसके लिए कुछ ना कुछ पैसों की उनकी जरूरत है। जैसे हमारे जो ये बड़े सीनियर भाई बैठे हुए हैं इन्होंने बात कही है कि ईरान को जो है तकरीबन जो है वो 30 बिलियन जो है वो पैसे इस वक्त रिक्वायर्ड है, $30 बिलियन जो है रिक्वायर्ड है अपने रिकंस्ट्रक्शन के लिए या अपने पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर को रीबिल्ड करने के लिए। दूसरी बात यह है कि ये एक आप ये देख रहे हैं कि मोर देन 40 डेज जो थे वो एक ऐसे थे जो कि जिसने कि पूरी की पूरी दुनिया को हिला के रख दिया था। इसमें पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, भारत, यानी कि ये खिता जो है ये भी बुरी तरह जो शटर हुआ है। हमारे इस पूरे खिते के अंदर भी जो है वो एक तवानाई का बहरान हुआ, एनर्जी क्राइसिस जो सबके सामने है, जिसकी वजह से अवाम जो है बहुत बुरी तरह तंग हुई है। और ये बहुत अच्छा एक फैसला है कि पाकिस्तान के अंदर या कहीं पे भी अगर ये भारत के अंदर भी होता तो मैं उतना ही खुश होता। मैं ये नहीं कि मैं पाकिस्तान में बैठा हूं और मैं इस बात पे खुश हो रहा हूं कि पाकिस्तान के अंदर हो रहा। बात ये है कि जंग नहीं होनी चाहिए थी और खासतौर पर इस खिते के अंदर इस चीज को लेकर जंग बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, जिसकी वजह से ये सारे क्राइसिस जो है हमें देखने को मिल रहे हैं। हाँ। और मैं अभी इतना पुरुमीद बिल्कुल नहीं हूं। मैं ये आप ये नहीं कह सकते मैं 100% इसके ऊपर बिल्कुल पुरुमीद नहीं हूं कि आज के दिन में तमाम तर फैसले हो जाएंगे। हाँ, इसके जो मेरी कैलकुलेशन है उसके मुताबिक ये कि अभी एक बैठक और भी होगी, 2 बैठक भी होंगी, लेकिन बहुत सारी चीजें नॉर्मलाइज होंगी। हाँ, उसके बाद ये जो बात हो रही है बार बार यहाँ पे कि जी लेबनान वाली, तो ये तो मैं आऊंगी सर इस पर। मैं आपका टेक इस लेबनान वाले मुद्दे पर और हॉर्मुज स्ट्रेट दोनों पर लेना चाहूंगी। फिलहाल एक अपडेट अपने दर्शकों तक साझा कर देते हैं। हॉर्मुज स्ट्रेट पर ईरान ने बड़ा स्टेटमेंट दिया है। ईरान का ये साफ तौर पर स्टेटमेंट में कहना है कि हॉर्मुज पर टोल टैक्स देना ही होगा, इस पर कोई इफ एंड बट नहीं है, दुनिया के पास कोई और विकल्प है ही नहीं। ईरान ने कह दिया है कि हॉर्मुज स्ट्रेट पर दरअसल टोल तो देना ही होगा, हॉर्मुज पर टोल टैक्स देना होगा, दुनिया के पास इसका कोई विकल्प नहीं है, कोई इफ एंड बट नहीं, कोई ऑल्टरनेट नहीं है, कोई और ऑप्शन नहीं है। तो हॉर्मुज पर टोल टैक्स की बात हालांकि ये कही गई है। दुरानी साहब, एक बार फिर से आप ही का रुख करते हो। दुरानी साहब, अभी आप कह रहे थे कि हॉर्मुज को लेकर हालांकि टोल टैक्स को लेकर मेरे साथ जो बाकी पैनलिस्ट हैं उनकी तरफ से भी कहा गया, लेकिन इस पर आपका क्या टेक है, पाकिस्तान का क्या टेक है? क्या आपको लगता है कि हॉर्मुज पर टोल टैक्स पर अड़ा ईरान अपनी शर्त पर पीछे हटेगा? क्योंकि अमेरिका कह रहा है और पूरी दुनिया की ये ज़रूरत है हॉर्मुज स्ट्रेट। इस वक्त हॉर्मुज बहुत ज़्यादा गंभीर मुद्दा इस वक्त बन गया है और साथ ही साथ उतना ही पेचीदा भी बन गया है। फिलहाल हॉर्मुज को लेकर क्या लगता है, क्या संभावनाएं हैं इस वार्ता से? देखें, जैसे मनीषा, मैंने पहले आपसे बात की थी कि ईरान की जानब से ये बयान आया था और मैं ये समझ रहा था, जो मेरी अपनी कैलकुलेशन थी उसके मुताबिक जो था ईरान अमेरिका की जानब से उसको ग्रीन सिग्नल मिला है, जिसके बाद उसने ये बात कही है। लेकिन अब आप ये भी देखें तो उसने ये बात कही थी कि सिर्फ मैं अकेला वाहद मुल्क नहीं होऊंगा, मेरे साथ उसने एक और अरब रियासत का भी नाम लिया था कि ये 2 मुल्क मिलकर यहाँ पे जो है ना हम अपनी वॉच डॉग के तौर पे काम करेंगे और हम इनकी हर चीज को चेक करेंगे। लेकिन अब अगर मैं वैसे मेरी अगर मुझसे जाती तौर पे अगर आप मुझसे पूछते हैं तो मैं इस चीज के बिल्कुल हक में नहीं हूं। उसकी रीजन ये है कि उसे एक मिसाल बन जाएगी, एक ऐसा कानून बन जाएगा जो कि किसी भी दुनिया के अंदर कहीं और पे भी जो है वो चीजें जब लागू करना शुरू कर देगा। जैसे फर्ज करें जो कालीकट के पास जो है हमारी एक और हमारी जो है स्टेट है, अगर मैं उसकी बात करता हूँ, इसके अलावा सिर्फ ये हार्मुज ही नहीं है, इसके अलावा 8 जो है ना और भी हैं हमारे पास इस किस्म की स्टेट्स और भी हैं।
तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप लोगों को इस बात के ऊपर बढ़ावा दे रहे हो कि आप अपनी मर्जी के मुताबिक जो है पूरी दुनिया की ट्रेड को कंट्रोल करना शुरू कर दोगे। आप अपनी मर्जी के मतलब मुताबिक पाकिस्तान इसके पक्ष में नहीं है कि टोल टैक्स हॉर्मुज पर ये मेरी पर्सनल अच्छा, ये मेरी पर्सनल है, ये मेरी पर्सनल है, ठीक है। उसकी रीजन ये है कि गवर्नमेंट की जानब से अभी तक, अगर मैं स्टेट ऑफ पाकिस्तान की बात करता हूं, तो उसकी जानब से अभी तक इस किस्म का कोई ऑफिशियल बयान नहीं आया, पहली बात। और दूसरी बात यह कि मेरी अभी तक किसी भी इस मामले के ऊपर, ये जो स्पेसिफिकली टोल टैक्स की अगर बात करते हैं, तो इसके ऊपर मेरी किसी पाकिस्तान के किसी बंदे से या हुकूमत के किसी बंदे के साथ, किसी वजीर के साथ, मिनिस्टर के साथ मेरी अभी तक कोई बात नहीं हुई। अगरचे कि मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं अपने प्रोग्राम्स के अंदर उनको लेके आऊं और इस मौजू पे बात करूं, लेकिन आपको भी पता है कि आजकल जो है वो इस्लामाबाद जो है बुरी तरह पैक हुआ है और गुज़िश्ता 6 से 7 दिन ऐसे हो चुके हैं जिसके अंदर जो हुकूमती जो हमारे एहलकार हैं या मिनिस्टर्स हैं, उनसे बात करना बड़ा मुश्किल हो चुका है क्योंकि उनके पास वक्त नहीं है। तो ये एक वजह है। लेकिन जैसे ही अगर वक्त मिलेगा, यकीनी तौर पे मेरा ये क्वेश्चन उनसे ये बिल्कुल होगा कि आप बताएं कि स्टेट ऑफ पाकिस्तान का इसके ऊपर क्या स्टैंड है। क्यों मैं अगर मुझसे अगर पर्सनली पूछते तो मैंने अपना पॉइंट आपके सामने रख दिया, क्योंकि मैं इस चीज के बिल्कुल हक में नहीं हूं। क्योंकि आज अगर आप एक स्टेट को अगर बंद करेंगे तो इसके अलावा दुनिया के अंदर 8 स्टेट्स और भी हैं, तो उनके करीब जितने भी ममालिक होंगे उनके लिए तो एक मिसाल सेट हो जाएगी ना। वो कहेंगे यार अगर ईरान इस तरह करके पैसे कमा सकता है और इंटरनेशनल ट्रेड जो होगी वो बड़ी बुरी तरह शटर होगी। ठीक है दुरानी साहब, आप रहिएगा मेरे साथ, मैं फिर बाकी मेहमानों के पास भी जाऊंगी, लेकिन इसी बीच एक और अपडेट साझा करते हैं। अमेरिका ईरान बातचीत से जुड़ा हुआ एक और अपडेट है, वो भी जान लीजिए। ईरान ने बातचीत में स्कूलों पर हुए हमले का जिक्र किया है। अमेरिका इजराइल ने स्कूलों पर जानबूझकर हमले किए, ईरान की ओर से कहा गया है। और हालांकि इसमें जो तस्वीर जिसमें 168 बच्चों की जो तस्वीरें थी उसको भी जहाज़ में लेकर आया गया, वो तस्वीरें भी वायरल हुई। इसके बाद कहीं ना कहीं एक सिंपैथी जो है वो दुनिया के सामने आई। अमेरिका ईरान बातचीत से जुड़ा हुआ बड़ा अपडेट है, बड़ी खबर है वो ये कि ईरान ने बातचीत में स्कूलों पर हुए हमले का जिक्र किया है कि अमेरिका और ईरान ने स्कूलों पर, अमेरिका और इजराइल की ओर से स्कूलों पर जानबूझकर हमले किए गए। इस तरह का जिक्र अब जैसे जैसे बातचीत आगे बढ़ रही है और जैसे जैसे इनपुट्स मिल रहे हैं, खबरें मिल रही हैं कि इस बातचीत में आखिर बातचीत हो क्या रही है, इसको लेकर हालांकि दोनों एक दूसरे से नाराज़गी, दोनों पक्ष एक दूसरे से नाराज़गी भी व्यक्त कर रहे हैं कि आपने हमारा इतना नुकसान कर दिया और आपने हमारा इतना नुकसान कर दिया है। अच्छा ठीक है, अरविंद जी का मैं रुक कर लेती हूँ। तेजावत साहब, फिलहाल क्योंकि हॉर्मुज को लेकर तो ठीक है, अभी शर्तें अभी बाकी हैं, अभी शर्तों पर कौन पीछे और कौन सहमत होगा वो देखने वाली बात होगी। लेबनान को लेकर ईरान एक पॉलिटिकल ग्रुप बताता है हिजबुल्लाह को, है ना, लेकिन लेबनान को सीज फायर का हिस्सा बनाना ये अमेरिका इजराइल की एक तरीके से यहाँ पर ये है कि ठीक है हम तो उस सीज फायर का हिस्सा लेबनान को नहीं मानते हैं और यहाँ पर तो हमारा हमला जारी रहेगा। ईरान कह रहा है कि लेबनान भी सीज फायर का हिस्सा हो। ईरान लेबनान में जो हिजबुल्लाह है उसको पॉलिटिकल ग्रुप मानता है, वो ये नहीं मानता है कि वो दहशतगर्द है, वो ये नहीं मानता है कि उसने कितने हमले किए, वो ये नहीं मानता कि उसने कुछ गलत किया है। दुनिया में कितने अटैक्स का जिम्मेदार, कितना हमलों का जिम्मेदार हिजबुल्लाह रहा है जो समय समय पर सामने आए हैं। अब क्या लगता है लेबनान पर कोई बात बनेगी क्या? देखिए बिल्कुल, इसमें अगर हम भारत की तरफ से देखें, शुरुआत करें बातचीत की कि क्या भारत इनको आतंकी संगठन मानता है, तो भारत की स्थिति इन सब को लेकर कोई क्लियर नहीं है या साफ नहीं है। अब हम खास बात पे आता है कि ईरान वो इजराइल ऐसा क्यों कर रहा है। इजराइल ऐसा इसलिए कर रहा है कि जो इजरायली जो इंटेलिजेंस या जो मीडिया रिपोर्ट्स वहाँ की कहती है उसके हिसाब से उनका मानना है कि जो हिजबुल्लाह है उनको आधे से ज्यादा उन्होंने नेस्तनाबूद कर लिया है। तो उन्होंने हिजबुल्लाह को लेकर जो उनके जो डिसाइडेड टारगेट थे उसका 50% अचीव कर लिया है। और जबकि ये पूरी की पूरी बातचीत शांति की ओर चली जाए या सीज फायर पूरी तरीके से युद्ध विराम में बदल जाए, तो ऐसी स्थिति में वो इजराइल चाहेगा कि ज्यादा से ज्यादा वहां पे अटैक करके ज्यादा से ज्यादा हिजबुल्लाह की कमर तोड़ी जाए ताकि उनको उठने में काफी लंबा समय लग जाए और इजराइल तब तक शांति से बैठा रहेगा। हॉर्मुज पे अगर मनीषा जी बात करूं तो मैं दुरानी साहब की बात से सहमत नजर आता हूं, क्योंकि भारत भी कभी ये नहीं चाहेगा कि दरअसल वहां पे टैक्स वसूला जाए, क्योंकि वहां से भारत के भी जहाज आते हैं। ये बात दिगर है कि जो हमारा सार्क संगठन है वो इतना इफेक्टिव नहीं रह पाया। इसके जो कोई भी कारण है हमें नहीं जानना चाहते, उन कारणों का भी हमें पता है। पर अगर सार्क आज जिंदा होता और वो इफेक्टिव होता
तो वो बिल्कुल इस तरीके के किसी भी टैक्स वसूली का मना करता। और रही बात की एश्योरेंस कौन देगा कि इजराइल वहां पे हमला ना करें, तो पाकिस्तान ने तो कभी इजराइल को वो एक मुल्क ही नहीं माना है। जब मुल्क नहीं माना है तो उससे बातचीत क्या होगी और उसको टेबल पर क्या बुलाया जाएगा। और अगर पाकिस्तान बुलाता है तो इजराइल तो दौड़ा दौड़ा चला भी आएगा। कारण ये कि ऐसी कंडीशन में पाकिस्तान दरअसल एक मुल्क के तौर पर इजराइल को मान्यता दे रहा होता है। तो यह सारी चीजें हैं मनीषा जी, जो मुझे लगता है कि हमें ख्याल में रखनी होगी। ठीक है डॉक्टर धीरज, एक बार फिर से आपका रुख कर लेते हुए धीरज जी, इजराइल क्यों नहीं आए इस वार्ता में? सबकी नज़रें इस बैठक पर हैं, इस हॉट टॉक पर है, इस सबसे महत्वपूर्ण बात पर है कि आखिरकार बात बनेगी भी या नहीं बनेगी। लेकिन जो मेन चीज़ है, जो मेन मुद्दा है, अमेरिका तो चलो ठीक है, वो तो बाद में एंटर कर गया या इजराइल का समर्थन कर रहा है, लेकिन अमेरिका के अपने इंटरेस्ट है इसमें, अपना उनका बेनिफिट है। इजराइल इस बैठक में क्यों नहीं है? इजराइल का नहीं होना क्या दुनिया में कोई संदेश है? इसको किस मायने से देखा जाए? देखिए, मैं आपका आंसर देता हूँ, उसके बाद 1 मिनट दीजिएगा, बिकॉज देयर इज वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो आपके दर्शकों को समझना जरूरी है, विच इज फाइनेंशियली लिंक्ड, कि कैसे पॉजिटिव दिशा में ईरान को ले जाया जा सकता है। पर आपके क्वेश्चन का आंसर देता हूँ। देखिए, अगर आप इजराइल की हिस्ट्री देखें, ये इसमें कोई दो राय नहीं है कि इजराइल की एग्जिस्टेंस और इजराइल को बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट अमेरिका देता है, लॉबी है। लेकिन इजराइल का भी एक अपना माइंडसेट है और बहुत ओकेजन्स के अंदर 4 से 5 बारी डिफरेंट एरियाज, डिफरेंट जियोपॉलिटिकल एरियाज, डिफरेंट कन्फ्लिक्ट्स के अंदर अमेरिका की एडवाइस के खिलाफ जाके इजराइल ने अपने स्टेप्स लिए हैं। और जो इजराइल का ट्रैक रिकॉर्ड आप देखेंगे, वो तब तक मारता है जब तक वो मार सके, और तब तक रुकेगा नहीं जब लास्ट मोमेंट ना आ जाए। तो मुझे जो दिख रहा है, ये सीज फायर डेफिनेटली पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रही है और इसके रिजल्ट्स भी आएंगे। लेकिन इजराइल लास्ट आवर तक रुकेगा नहीं, और लास्ट आवर में जितना मैक्सिमम वो डैमेज कर सके हिजबुल्लाह को, जैसे आपके अभी एक पैनलिस्ट भी बता रहे थे, ये बात बिल्कुल सही है। कुछ आंकड़े ये दिखा रहे हैं कि उनके जो फायरिंग प्रोजेक्टाइल्स है, जो 1.5 लाख थे, अब शायद 25,000 रह चुके हैं, और उनकी ब्रास लीडरशिप पे भी बहुत बड़े अटैक्स हुए हैं। तो हिजबुल्लाह की कमर डेफिनेटली तोड़ी जा रही है और इसमें कोई दायरा नहीं है। और दूसरा जो इराकी मलेशिया है, उसका भी कहीं लिंक है, जिसके ऊपर इजराइल ने कुछ टारगेट्स अभी रिसेंटली रिलीज किए हैं। तो इजराइल, मुझे लगता है एट द एंड ऑफ द डे टॉक टेबल पे आएगा। 14 तारीख को यहाँ पे टॉक्स हैं एम्बेसडर्स के बीच में, लेबनान और इजराइल के। और मुझे लगता है वो टॉक्स भी थोड़ी स्टॉल होंगी, खींचेंगी जितना खींच सके। वो आपके क्वेश्चन का आंसर था। और वहां पे डोमेस्टिक फ्रंट में भी नेतन्याहू के ऊपर बहुत प्रेशर है और जुडिशियल प्रूव्स भी चल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वो दिखाना चाह रहे हैं कि आई विल गो टू द लास्ट आवर टू डिफेंड माय कंट्री। सो देयर आर मेनी थिंग्स इन्वॉल्व। लेकिन मैं आपको जो बताना चाह रहा हूँ, अगर एक पॉजिटिव नोट में देखें, ईरान के तकरीबन जो लॉस मैंने $350 बिलियन का बताया है, ये जो चुंगी टैक्स की बात हो रही है, ये तकरीबन $20 मिलियन प्रतिदिन दिला सकती है ईरान को, जो कि 7 से 8 बिलियन डॉलर प्रति ईयर होगा। लेकिन नुकसान हुआ है $350 बिलियन का। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा हेल्प होगा। अभी तक एज ऑफ टुडे कौन सी ऐसी कंट्रीज हैं जो पोटेंशियली सामने आके ईरान की मदद कर सकती हैं? उसमें से नंबर 1 है चाइना फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए, सेकंड इज रशिया फॉर आर्मी बिल्टअप, और जो तीसरी कंट्री है जिसके ऊपर अभी थोड़ा सा पेच फंसेगा वो है ओमान और कतर। लेकिन सबसे ज्यादा पैसा उस देश में जिसके पास है, वो आर्च राइवल्स हैं उस रीजन में जिसके पास है ईरान के, जो कि है यूएई और सऊदी। मुझे नहीं दिख रहा कि वो आएंगे, लेकिन शायद अमेरिका एक फंड क्रिएट करे जो वर्ल्ड बैंक के थ्रू ईरान को मिले, क्योंकि ईरान के लिए इस टाइम बहुत बड़ा क्राइसिस सिचुएशन है। उनकी इकोनॉमी डिप्रेशन में है, रिसेशन भी नहीं, डिप्रेशन में है। लोगों के पास इन्फ्लेशन उनका 130% बढ़ चुका है, कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत हैवी है, मेडिकल क्राइसिस आ रखा है। तो मुझे जो दिख रहा है नियर फ्यूचर में गुडविल साइन ये होगा कि डिफरेंट कंट्रीज ईरान को ह्यूमैनिटेरियन सपोर्ट प्रोवाइड करेंगी, रिकंस्ट्रक्शन के लिए हेल्प करेंगी। लेकिन ऐसे समय पर अमेरिका कमजोर है। जब तक ये वार्ता चल रही है, जब तक ये हॉट टॉक चल रहा है, जब तक ये इस्लामाबाद टॉक चल रहा है, तब तक मुझे लगता है कि ईरान और अमेरिका के बीच में ऐसी स्थिति है कि जो ईरान धमकी दे रहा है, तो वॉरशिप भी लौट आए हैं वहां से। हॉर्मुज से अमेरिकी वॉरशिप का वापस लौट आना ईरान की धमकी के बाद निश्चित तौर पर ये एक तरीके से एक स्टैंडर्ड शो कर रहा है। ठीक है, मैं इस पर भी लौटूंगी। इसी बीच एक और बड़ी खबर अब तक साझा करते हैं। ईरान अमेरिका सीज फायर वार्ता में चीन भी शामिल होगा, इस तरह की जानकारी है। चीन का एक डेलीगेशन इस्लामाबाद पहुंच रहा है।
मध्यस्थता में पाकिस्तान की मदद करेगा चीन, ये बड़ी खबर है। और ये फिलहाल ताजा अपडेट है, चीन की इन्वॉल्वमेंट इस वार्ता में होने जा रही है। एक चीन का बाकायदा स्पेशल डेलीगेशन प्रतिनिधि मंडल इस्लामाबाद पहुंच रहा है। चीन अब डायरेक्ट बातचीत में इन्वॉल्व होने जा रहा है। बातचीत में चीन का एक प्रतिनिधि मंडल इस्लामाबाद पहुंच रहा है। ये बड़ी जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं। हमारे साथ अन्य मेहमान भी जुड़ गए हैं। मेजर जनरल रिटायर्ड सुधाकर जी भी डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर जुड़ रहे हैं। सुधाकर जी, मैं आपका रुख करूंगी, लेकिन डॉक्टर धीरज कुछ कहना चाह रहे हैं। सर, जल्दी से अपनी बात कीजिए। देखिए, इस वॉर में चाइना का बहुत इंपॉर्टेंट रोल था। हाँ। इंटेलिजेंस शेयरिंग में और उनकी मिसाइल अटैक कैपेबिलिटीज को डेवलप करने में रशिया ने भी इंटेल दिया। तो ये जो अब चाइना सामने आ रहा है, क्योंकि ये अमेरिका और चाइना वॉर भी थी, उनके पास रेयर अर्थ है, हम वर्चस्व पेट्रो डॉलर और एनर्जी पे लेना चाह रहे हैं, तो अब वो सामने आ रहा है। इट इज अ पॉजिटिव स्टेप, बिकॉज पाकिस्तान के बस में नहीं है ये पूरा सिस्टम कंडक्ट करना। दूसरा, इजराइल की बहुत सारी कंसर्न्स हैं और पाकिस्तान निगोसिएशन। तो मुझे ये एक पॉजिटिव स्टेप दिख रहा है कि चाइना इज कमिंग, और चाइना इज अ बिग प्लेयर। और ईरान का 90% एक्सपोर्ट ऑफ चाइना को जाता है, जो 10 से 15% है चाइना की इकोनॉमी के लिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर बन जाता है चाइना। आई एम वेरी हैप्पी विद दिस मूव। ठीक है सुधाकर जी, व्हाट्स योर टेक? चीन भी अब डायरेक्ट इन्वॉल्व होने जा रहा है इस बातचीत में। इस्लामाबाद चीन का एक स्पेशल डेलीगेशन पहुंच रहा है, किस तरीके से देख रहे हैं? और फिलहाल इस बातचीत को लेकर आपका क्या रिएक्शन, क्या लगता है इस बातचीत से क्या फ्रूटफुल नतीजे निकलेंगे, क्या कोई कंक्लूजन निकलेगा या नहीं? देखिए मनीषा जी, सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद, आपने आप इस शो के लिए इनवाइट किया। मेरे डिस्टिंग्विश को पैनलिस्ट को भी शुभकामनाएं और व्यूअर्स को भी। जहाँ तक आपकी सवाल है, सवाल की जवाब में मैं तो ये कहूँगा, सबसे पहला पॉइंट कि इट वाज वेटिंग टू हैपन, क्योंकि ये इतना सीरियस मामला है। सीरियस मामला को पाकिस्तान जैसे देश, लेट्स नॉट अंडर एस्टिमेट, पाकिस्तान इज डूइंग इट्स जॉब व्हाट एवर बेस्ट इज। चाहे हम मैसेंजर बोलें, कुरियर बोलें, कुछ करें, कम से कम ऊपर बाहर नीचे फैसिलिटेट करके ये 14 दिन का तो सीज फायर करा है। सो लेट्स गिव देम द ड्यू। बट मोर सीरियस थिंग इज कि ये लड़ाई को अगर आप परमानेंटली सीज फायर करना चाहते हैं लास्टिंग पीस के लिए, तो सीरियस एफर्ट करना पड़ेगा। तो एक हैवी वेट को लाना निहाती आवश्यक है। वो हैवी वेट जो है चाइना आया है। मैं तो कहूँगा कि JCPOA 2015 में जो मेंबर थे, P5+1 जर्मनी एक मेंबर था इसमें, ये सारे मेंबर्स को लाना निहाती आवश्यक है। सूनर और लेटर हम रियलाइज करेंगे, नंबर 1। नंबर 2, आप मेरा जो प्रतिक्रिया या रिएक्शन चाहते हैं, मैं तो आई एम एन ऑप्टिमिस्टिक सोल्जर हूँ। कोई चीज़ असंभव नहीं होता है, हर चीज़ का कोई ना कोई सोल्यूशन निकलता है। और ये माइंडलेस कॉन्फ्लिक्ट जो है डोनाल्ड ट्रंप बिना सोचे समझे शुरू किया है, उसको बेचारे को पता नहीं है अभी अगला स्टेप क्या करना है। हाँ। वो हाथ पैर मार के वो निकलना चाहते हैं यहाँ से, क्योंकि उनका देश में उनका मकान ऐसा आग लगी हुई है, वो बुझाना बहुत मुश्किल है। हाँ, सुधाकर जी, अमेरिका पहली दफा नहीं है कि जब पाकिस्तान का इस्तेमाल कर रहा हो। पाकिस्तान का 1971 में भी इस्तेमाल हुआ, 1979 में भी इस्तेमाल हुआ, फिर अफगानिस्तान से बातचीत में भी, फिर तालिबान से समझौते में भी इस्तेमाल हुआ। कई बार सफल रहा तो कई बार असफल भी रहा अमेरिका। इस बार भी आपको लगता है कि पाकिस्तान की भूमिका केवल एक कंधे की तरह हो गई है, कि इसके कंधे पर बंदूक रख के चलाने जैसा हो गया, वो कंधा पाकिस्तान बन गया? देखिए आप थोड़ा गहराई में जाएंगे। हाँ। तो एक चीज जो है उभर के आता है क्लियरली। एक किताब का नाम है नो एग्जिट फ्रॉम पाकिस्तान। नो एग्जिट फ्रॉम पाकिस्तान किसने लिखा है? डेनियल मार्के जो है एक अमेरिकन ऑथर है। तो लिखने के बाद वो भगोड़ा होना पड़ा उनको, पाकिस्तान ISI पीछे पड़ गया था। वो किताब में बहुत सारे चीजें उन्होंने हाईलाइट की है। एक जो मेन चीज उन्होंने हाईलाइट, में टाइम टू टाइम इसको ये करता हूँ कि चाहे कितना भी रिश्ता खराब हो जाए अमेरिका और पाकिस्तान के बीच में, चाहे कितना उनका विफलता, जैसे वो तालिबान को सब डबल गेम खेलने दे, लेकिन फिर भी अमेरिका इनको छोड़ नहीं सकता। क्यों नहीं छोड़ सकता? उन्होंने 10-20 एक कारण दिए। एक कारण दिया है, पूरा विश्व में देखेंगे कि सिर्फ केवल एक ही देश है जिसका डायरेक्ट एक्सेस है चाइना के जो हायरार्की है, अलग अलग हायरार्की, अलग अलग पोर्टफोलियो को वो सीधा जाके मिल सकते हैं। ये पूरा अभी का नहीं है, पिछले कुछ सालों से उनका ये रिश्ता जो है, ये हेनरी किसिंजर को किसी ने बताया था। हेनरी किसिंजर इसी का फायदा उठा के चाइना के अंदर गया था। वो बहाना किया था कि बीमार है,
लेकिन चाइना में जाके बातचीत किया था, किस लिए? सोवियत यूनियन को डिसइंटीग्रेट करने। मैं 1971-72 की बात बता रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। इनका जो इम्पोर्टेंस है, ऑपरेशन पोलो के आप शायद बात कर रहे हैं। नहीं, ऑपरेशन का नाम भूल गया हूँ, बस मैं एक इम्पोर्टेंट एक स्ट्रेटेजिक डिवीजन है पेंटागन में, जिन्होंने इसके ऊपर स्टडी करके एक निचोड़ निकाला है। पाकिस्तान इज अ कंट्री विच इज इन नीड ऑफ मेनी थिंग्स। ऐसा कंट्री को एक डेवलप करना निहायत आवश्यक है। ऐसा माहौल में आपको चाहिए जो गरीबी देखा है, जिसका कॉन्स्टिट्यूशन काम नहीं कर रहा है, जिसका पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है ही नहीं, जिसका लॉ एंड ऑर्डर, ऐसा एक कंट्री है जो पूरा हर चीज के लिए वो कटोरी लेके आ जाता है एट द फॉल ऑफ अ हैट। तो पाकिस्तान को उन्होंने इसी तरह पहचाना है। इसी तरह 3-4 कंट्री हैं पूरा विश्व में जिसको उन्होंने पहचान के रखे हैं। मैं इस पर दुरानी साहब का टेक लूंगी, लेकिन उससे पहले एक अपडेट अपने दर्शकों तक साझा कर देते हैं। ईरान को लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है। संघर्ष में ईरान पूरी तरह हार रहा था। एक बार फिर से अपनी विक्ट्री को दर्शाते हुए ट्रंप अपने पोस्ट में नजर आ रहे हैं। ईरान के पास अब मजबूत नौसेना नहीं है। हालांकि पहली बार नहीं है जब मजबूत नौसेना नहीं होने के बाद ट्रंप कह रहे हैं। इससे बार भी कई मर्तबा वो ये कह चुके हैं, लेकिन फिर भी सवाल यही है कि हॉर्मुज पर अगर कोई डिस्टरबेंस हो रही है, अगर बैलिस्टिक मिसाइलों को, अगर ड्रोन अटैक को अगर उनको रोका जा रहा है, अपने आप को अगर डिफेंड किया जा रहा है, तो ईरान के पास अगर हथियार नहीं है या नौसेना नहीं है तो फिर उनका सामना ईरान कैसे कर रहा है? ये एक बड़ा सवाल अभी बना हुआ है। ईरान के पुराने नेता भी अब मौजूद नहीं है, ये डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है। यानी पुराने नेताओं को खत्म कर दिया गया है, पुराने नेता अब मौजूद हैं नहीं, यानी पुरानी जो लीडरशिप थी उसे खत्म किया गया। डोनाल्ड ट्रंप ये स्टेटमेंट दे रहे हैं। दुरानी साहब, सुधाकर जी की बात पर आप कितना सहमत हैं पाकिस्तान की भूमिका को लेकर? क्योंकि ये पहली बार नहीं है जब अमेरिका पाकिस्तान का इस्तेमाल कर रहा है, या उसे उस तरीके से देख रहा है, या उसको इस तरीके से समझ रहा है। इसको क्या आप मानते हैं? और दूसरा, ये बातचीत यहाँ पर चल रही है, लेकिन ट्रंप अब सोशल मीडिया पर ये पोस्ट कर रहे हैं और दुनिया के आगे अपने आप को एक लीडर के तौर पर फिर से बता रहे हैं कि हमने तो ईरान के पुराने नेता को खत्म कर दिया, नौसेना पूरी तरीके से कमजोर हो गई है, अब बची ही नहीं है। तो ये पोस्ट किस तरफ इशारा कर रहे हैं? सबसे पहली बात तो ये है कि सुधाकर साहब ने जो बात कही है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि पाकिस्तान जो है वो अपनी गलतियों की वजह से है इनके हाथों इस्तेमाल होता रहा। लेकिन ये पहली दफ़ा ऐसा हुआ है तारीख के अंदर, अब तक की जो पाकिस्तान की जो हिस्ट्री है उसके अंदर पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि पाकिस्तान को एक ऐसे बड़े मकाम के ऊपर अमेरिका जो है उसकी मजबूरी बन चुका है कि पाकिस्तान उसको फेस सेविंग दे। कल भी जो है मैंने अपने प्रोग्राम के अंदर बैठ के मैं यही बात कर रहा था, और मैं जो हमारे जो पैनलिस्ट थे, मैं उनसे ये उनका मेरा क्वेश्चन ये था कि पाकिस्तान की इस तमाम तर वजह से दो चीज़ें जो हुई हैं। एक तो ये हुआ कि रीजन के अंदर जो है जो एक जंग जो है उसको रोकने में कुछ थोड़ा सा जो है पाकिस्तान कामयाब हुआ, और दूसरा सबसे बड़ी बात ये हुई है कि अमेरिका जो कि अपने आप को सुपर पावर कहलाता भी था और मनवाता भी था, अब वो जो है अब उसको जब यहाँ से बाहर निकलने के लिए या उसको सेफ एग्जिट देने के लिए कोई ना कोई ऐसी चीज चाहिए थी, वो पाकिस्तान ने उसको प्रोवाइड कर दी है। सो इट मीन्स कि पाकिस्तान का कुछ ना कुछ प्लस पॉइंट जो होगा, अगर मैं सफारतकारी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करता हूँ, ये डिप्लोमेसी की बात करते हैं, तो उसके अंदर शायद कि पाकिस्तान को कुछ ना कुछ प्लस पॉइंट्स मिलने शुरू हो गया, और इस बात को एक्नॉलेज किया है अब ऑल ओवर द वर्ल्ड ने। ठीक है, और जैसे हमारे सुधाकर साहब ने भी बात की कि पाकिस्तान का जो मर्जी कर ले उसका कुछ ड्यू उसकी रिस्पेक्ट है, लिहाजा उसको वो मिलनी चाहिए। तो ये भी एक प्लस पॉइंट है कि सुधाकर साहब अगर ये बात कर रहे हैं, या हमारे अरविंद साहब ने ये बात की है, या हमारे दत्त साहब ने ये बात की है, तो इट मीन्स के देयर आर अ फ्यू पॉजिटिव पॉइंट फॉर द पाकिस्तान। सो दूसरी बात यह है कि अभी आपने जो बात की है तो मुझे तो हंसी आनी शुरू हो गई थी अपना ट्रंप की ये बात को, ये ट्वीट को आगे लेके। आप ये देखें कि ट्रंप ने सबसे पहले ट्वीट ये की थी कि इट विल टेक ओनली 4 days, यानी कि उसने कहा था कि मैं 24 घंटों के अंदर अंदर ना सब कुछ तबाह कर दूंगा, और वो आपके सामने वो क्या हुआ। और उसके बाद उसने कहा रजीम चेंज कर दूंगा, रजीम भी चेंज होगी, क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। फिर उसके बाद अब देखिए इतनी ज्यादा पावरफुल आर्मी होने के बावजूद में अभी तक जो है वो क्या कहते हैं उसको, अपने फौजी वहां पे उतार नहीं सका। वो उसके लिए स्पेसिफिक वो वर्ड इस्तेमाल करता था कि भाई अपना दुरानी साहब, ट्रंप के बारे में बोलना कहीं महंगा ना पड़ जाए आपको?
नहीं, मुझे कोई महंगा नहीं पड़ता। मेरे साथ मुझे जो होना है वो मेरे साथ ऑलरेडी हो चुका है, आप टेंशन ना लें। ट्रम्प के बारे में जो बात करने के बारे में जो मेरे साथ हो चुका है। हाँ। देखिए, अब यहाँ पे सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि अगर मैं किसी के अगर मैं स्टेट के हवाले से अगर बात करता हूँ, तो मेरा ख्याल है कि अगर देखिए, मेरी एक पर्सनल राय भी है, मेरी अपनी एक पर्सनल कैलकुलेशन भी है, जिसके मुताबिक मैं बात कर रहा हूँ। तो मैं उसके मुताबिक अगर मैं ये बात करता हूँ, तो ट्रम्प की जानब से जो जो बातें कही गई थी वो सारी की सारी तबाह हुई। वो उसको उल्टा उसको मिला, हाँ। उसका अच्छा, आपने दुरानी साहब अपनी शुरुआती स्टेटमेंट में कहा था कि अभी और फेसेस की वार्ता होंगी, लेकिन पहले फेज की वार्ता थोड़ी सी तो पॉजिटिव डायरेक्शन में जाते हुए नजर आए। ट्रम्प ये बयान देते हैं सोशल मीडिया पर। दूसरा, जो शर्तें हैं ईरान की वो क्लियर कट है कि हम लेबनान में सीज फायर चाहते हैं, बैलिस्टिक मिसाइल हम बनाते रहेंगे, यूरेनियम इनरिचमेंट का जो काम है वो भी हम जारी रखेंगे। तो जब इन शर्तों पर ही ईरान या अमेरिका के बीच में अगर कोई सहमति नहीं बनेगी या बातचीत नहीं होगी, तो फिर अगले फेज तक वार्ता जाने का तो कोई मतलब ही नहीं है। मैं इस पर आपका टेक लूंगी, बाकी मेहमानों के पास भी जाऊंगी, लेकिन इसी बीच एक बड़ी जानकारी। ईरानी मीडिया का बहुत बड़ा दावा, ईरान की फ्री संपत्ति को अमेरिका छोड़ने वाला है। दरअसल उसे रिलीज करेगा अमेरिका। बातचीत के दौरान ईरान अमेरिका के बीच सहमति हुई है। ये जो बातचीत इस्लामाबाद में चल रही है, इसमें तब्दीलियां हो रही हैं। अब इसमें जैसे जैसे बातचीत आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे दर्शकों को भी जान लेना चाहिए कि आखिरकार बातचीत में चल क्या रहा है। लेबनान में सीज फायर को लेकर फिलहाल बातचीत हो रही है, लेकिन इसको लेकर किसी तरह का कोई कंफर्मेशन नहीं है कि अमेरिका माना है या ईरान माना है लेबनान को लेकर। हालांकि देखिए, कुछ कदम आप आगे बढ़ो तो कुछ कदम हम पीछे हटेंगे, लेकिन क्या ये पॉलिसी ईरान और अमेरिका के बीच में भी कारगर होगी क्या? विनोद दत्ता जी, आपको क्या लगता है? ईरान अमेरिका के बीच में सहमति इसको लेकर तो ठीक है, लेकिन लेबनान एक बहुत बड़ा अभी फिलहाल फिर से वही मैं क्रिटिकल इशू बताऊंगी कि क्रिटिकल मुद्दा जो है वो बना हुआ है। विनोद दत्ता जी हमारे साथ नहीं है फिलहाल। मैं धीरज जी का रुख कर लेती हूँ। धीरज जी, आप कुछ वैसे भी कहना चाह रहे हैं, आप अपनी बात भी पूरी कीजिएगा, फिर तेजावत जी आपके पास भी आ रही हूँ। देखिए, मैंने अपने इंट्रोडक्शन में आपको बताया था ये फंड्स रिलीज होंगे। मैं आपको ओपनली नहीं बोल सकता कुछ चीजें, बिकॉज हमारे आप कह दीजिए, क्योंकि अब तो खबरें भी आ रही हैं। हमारे मार्केट कंप्लायंसेस होते हैं, लेकिन अब खबरें आ रही हैं तो आपको धीरे धीरे क्लैरिटी आएगी। और ये फेजेस में रिलीज होंगे, 10 से 15 फेजेस, प्रोवाइडेड ईरान अपने उनको फॉलो करे। क्योंकि पॉसिबल ही नहीं है ईरान में जो डैमेज हुआ है, जो हम उनके जो एनजीओ से देख रहे हैं, जो गवर्नमेंट से देख रहे हैं, जो सैटेलाइट से देख रहे हैं, उसी का कॉस्ट $350 बिलियन के करीब पड़ेगा। तो मुझे जो लग रहा है पर्सनली असेसिंग में, इट में इवन टच क्लोज टू 0.75 ट्रिलियन। तो पैसा कहां से आएगा? दूसरी बात यह है कि अगर आप अभी देखें तो जो लेबनान की सरकार है उसके कुछ पॉइंट एजेंडाज आ रहे हैं, और वो मैंने आपको इंट्रो में बताया था। उनका ये कहना है पहले भी कन्वर्सेशंस में कि हिजबुल्ला इनडायरेक्टली, वो उनकी अगर आप रीड बिटवीन द लाइंस करें कि हाँ हिजबुल्ला को अपोज नहीं करते, लेकिन इनकी रिस्ट्रिक्टिंग कैपेबिलिटीज शायद हमें हेल्प चाहिए होगी। इनडायरेक्टली बोल रहे हैं कि हमारे कंट्रोल के बाहर की चीज है। तो क्या एक जॉइंट फोर्स बनेगी हिजबुल्ला को टैकल करने के लिए? दैट्स पॉइंट वन। उसके बगैर इजराइल मानेगा ही नहीं। ये 2 पेज हैं। और जो तीसरी खबर अब मुझे जो दिख रही है, मैं बताना चाहूंगा, जो सैंक्शंस ईरान पे लगी हैं अपनी एनर्जी, क्योंकि ईरान इज अ वेरी एनर्जी रिच कंट्री। और अगर आप यूरोपियन यूनियन को देख लीजिए, कुछ नेटो की कंट्रीज को देख लीजिए, तो वो ऑलमोस्ट कुछ भी नहीं खरीदते ईरान से। इवन इंडिया को पहले रुपीज में मिलता था। ईरान बहुत ही पॉजिटिव और प्रॉफिटेबल वेंचर था भारत के लिए। अगर ये खुला तो भारत में भी एनर्जी की कॉस्ट नीचे जाएगी। और मुझे दिख रहा है कि स्टेप वाइज के अंदर ऐसे ऐसे ईरान अपनी चीजें पूरे करेगा। ये खुलेगा ईरान, और बहुत सारी कंट्रीज को इसका नेट फायदा मिलेगा। क्योंकि एनर्जी की कॉस्ट मत भूलिए, वेनेजुएला खुल रहा है, अनदर 3 to 4 वीक्स आपको उनकी सप्लाई लाइंस दिखेंगी ओपन होते हुए, 15% इंक्रीज। साथ में ईरान खुल रहा है, तो एनर्जी की कॉस्ट जैसे ही नीचे आती है, डेवलपिंग कंट्रीज के लिए ऑक्सीजन है। तो भारत को सबसे ज्यादा बेनिफिट इस चीज का होगा लॉन्ग टर्म में। लेकिन अगले 60 दिन 60 डेज जो बोलते हैं, अगर आज हरमुज खुल जाए तो भी 60 दिन लगेंगे टोटल टू गेट थिंग्स डन। कैन यू हेयर मी? 60 दिन लगेंगे टोटल टू गेट थिंग्स डन। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है सरकारों को थोड़ा सा कंपनसेट करना पड़ेगा। भारत भी कर रहा है बहुत अच्छे से अपने लोगों को प्रोटेक्ट। एक चीज और मैं बताता हूं, चाइना जब ईरान से एनर्जी खरीदता था तो 15% के डिस्काउंट पे खरीदता था। जब $60 का बैरल था, चाइना 45, 47, 45 में खरीदता था। तो चाइना को ईरान एनर्जी का बहुत फायदा है।
क्योंकि सैंक्शंस लगी थी। जैसे ही ये सैंक्शंस हटी, मार्केट खुली, तो वो जो डिस्काउंट था वो भी आपको श्रिंक होता दिखेगा। ओवरऑल ईरान के लिए बहुत पॉजिटिव न्यूज है, और खित्ते के लिए, रीजन में, जैसे कि पाकिस्तान को बहुत फायदा मिलेगा, हालांकि शुरुआती बांग्लादेश, खबरें श्रीलंका। हैं, लेकिन इनमें ये एंड तक ये जो पॉइंट्स हैं वो स्टेबल रहते हैं या स्टेबिलिटी आती है या नहीं, वो देखना काफी महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि अमेरिका है वो कभी भी कुछ भी कभी भी पलट सकता है, उस पर कोई भरोसा नहीं। लेकिन ये अच्छी बात है कि जेडी वेंस वहां पर पहुंचे हुए हैं, तो हो सकता है कि वो थोड़े सूझबूझ के साथ उन शर्तों को माने और मनवाए भी। We are very serious about these talks. America is very serious about these talks. ठीक है सर। तेजावत जी देखिए, ये दरअसल ज्यादातर जो अमेरिकन डिप्लोमेट्स की जो आवाज होती है वो लगभग वैसे ही होती है जैसे हमारे अमेरिका के मित्रों की होती है। बहुत बड़े सुंदर से सब्ज बाग दिखाए जाते हैं, पर हमें इस बात को नहीं भूलना चाहिए कि इंडिया की एनर्जी सिक्योरिटी को अगर किसी ने बुरी तरीके से डिस्टर्ब किया है तो वो केवल और केवल यूनाइटेड स्टेट हैं। और इसमें भारत और पाकिस्तान को ये समझना पड़ेगा कि अगर वो यूनाइटेडली फाइट करते सार्क के जरिए तो उसका कोई मुकाबला नहीं था, क्योंकि दोनों के इंटरेस्ट जो है वो कॉमन है। मैं धीरज साहब और दुरानी साहब दोनों का जो टाइम है वो खा के मैं जस्ट सुधाकर साहब के साथ बाद में इसलिए बोलना चाह रहा था कि हेनरी किसिंजर साहब से जब वो एक प्राइवेट विजिट पर आए थे मेरे टाउन में, मैं स्टूडेंट हुआ करता था, कॉलेज में पढ़ा करता था, 2001 की बात है, और पाकिस्तान को लेकर उनसे सवाल किया था। उसके बाद में जो हमारे फॉरेन सेक्रेटरी थे उनकी हमने एक कॉलेज में टॉक कर रही थी, तो एक बहुत ही सुंदर बात कही थी। उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान को यूनाइटेड स्टेट इसलिए नहीं छोड़ सकता है क्योंकि उसकी एक स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है, चाहे वो चाइना को बात करना हो तो चाइना में जो एक्सेस पाकिस्तान की है, या अगर मान लो चाइना और पाकिस्तान अगर यूनाइटेड स्टेट के बीच में कभी फ्यूचर में कोई इस टाइप की कोई जरूरत पड़ती है तो पाकिस्तान होगा, चाहे वो इंडिया को काउंटर करना हो या सेंट्रल एशिया में अगर अमेरिका को कोई प्लेटफॉर्म चाहिए तो वो सारा का सारा पाकिस्तान प्रोवाइड कराता है। एक हमें ये कंफ्यूजन है कि पाकिस्तान जो मीडिएशन कर रहा है ये बहुत बड़ी बात है या वो है। दरअसल पाकिस्तान के पास कोई चारा नहीं था, इसको थोड़ा सा डिफाइन करें। कारण ये कि क्या भारत मीडिएशन के लिए तैयार होता तो जाहिराना तौर पर हमारे साउथ ब्लॉक में बैठे हुए लोग इसके लिए कभी भी तैयार नहीं होते। कारण ये कि अभी जब इजराइल ने लेबनान पे अटैक किया तो क्या भारत इसको बर्दाश्त करता? नहीं करता, पर पाकिस्तान कर रहा है। और इसका कारण ये कि भारत अगर यहाँ पे कोई भी मीडिएशन करता तो भारत अपनी शर्तों पे करता, न कि वह पाकिस्तान या कि यूनाइटेड स्टेट की जरूरतों को ध्यान में रखकर। एक और कारण है कि जो यूनाइटेड स्टेट का कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि वो अपनी बात बदलता रहा है, और उन्होंने जब उनके कंट्री हेड को मार दिया जो कि बहुत ही गलत तरीका था, या कि उन्होंने जिस तरीके मैं इसीलिए कह रही थी कि जब तक डील ना हो जाए, जब तक अमेरिका की तरफ से डील की बात पक्की ना कर ली जाए, दुनिया को ये नहीं मानना चाहिए कि हाँ भाई कोई स्टेबिलिटी मिडिल ईस्ट में आ रही है या फिर इस वार्ता का कोई अगला चरण या कोई अगला फेज भी होने जा रहा है। बहरहाल बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए। आगे की स्थिति क्या होगी फिलहाल ये देखना काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। मिडिल ईस्ट के हालात कहां जाकर रुकेंगे और इस वार्ता की जो दिशा है वो किस ओर जाएगी, ये भी देखना काफी महत्वपूर्ण होगा। फिलहाल मेरे साथ चर्चा में इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिएगा हमारे साथ। नमस्कार।